नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आखिर हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए, एक व्यापारी आता है, कई व्यापारी आते हैं, वो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो आते हैं ऐसे व्यापारी की तरह, पर उनका लालच इतना बढ़ता है कि वो धीरे 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 पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें पढ़ना, ये पूरा घटनाक्रम पढ़ना है कि जब वो आते हैं 1600 से लेके 1947 तक, 1947 तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है, और हमें जो कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र था। ठीक है, क्योंकि मुगल राज कर रहे थे उस समय, किस तरीके से वो व्यापारी आते हैं और धीरे 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 पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट देखने के मिलते हैं। 1857 का रिवोल्ट होता है, फिर से आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, लास्ट में जाके क्विट इंडिया मूवमेंट होता है और 1947 में जाके हमें आज़ादी मिलती। तो ये जो घटनाक्रम है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लेके आपका 1600 से लेके, ठीक है, 1947 तक, ठीक है, ये सब जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। इसके बाद हमारा संविधान बनता है, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, और हमारा जो पॉलिटी है उसका भी पार्ट है। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे कंपनियां आती है हमारे भारत में। ठीक है, क्योंकि आपको पता था भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, सब लोग लूटे हैं। ठीक है, पहले मुस्लिमों ने लूटा, मतलब मुस्लिम आक्रमण बहुत सारे हुए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके यूरोपियन। देखो, जब वास्को डी गामा पहले आप समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। जब वास्को डी गामा पहली बार आता है, ठीक है, भारत, जब वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आता है, उसे इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है, कि पूरे यूरोप में, ठीक है, इस बात का पता चलता है। उसके बाद जितने भी यूरोपियन कंपनी हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ हो गया आपका पुर्तगाल, यहाँ हो गया फ्रांस, ठीक है, तो जितने भी यूरोपियन कंपनी है, ठीक है, यहाँ जरूर आपने मैप अपने पास रखे, ठीक है, वो भारत की तरफ क्या करते हैं, आना चाहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले कोई कंपनी भारत की तरफ आता है, ठीक है, तो वो है आपका पुर्तगाल का कंपनी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कैसे हम पढ़ने वाले हैं इस चीज को, आपको चीजें समझ में आ गई होगी आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले। देखो, बहुत सारे कंपनियां आएगी, ठीक है, बट सब कंपनी को मात देते हुए जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, मतलब अंग्रेज वाला जो कंपनी है, वो भारत में रह जाता है और बाकी सबका वो खात्मा कर देता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अंडर ले लेता है, और उसके बाद हम लोग फिर अपने आज़ादी के लड़ाई के लिए उनसे ही लड़ते हैं जो एक व्यापारी बन के आते हैं। ठीक है, ऐसे बीच में क्या होता है कि जो व्यापार, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो व्यापारी होते हैं, उनसे भी पावर जो है पूरी तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ले लेती है। कब? 1857 रिवोल्ट के बाद। ठीक है, रिवोल्ट होता है 1857 रिवोल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद पूरा का पूरा पावर जो होता है आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ले लिया जाता है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब देखो कितने कंपनियां आए, ठीक है, और किस किस तरीके से चीजें आपको याद रखनी। देखो, तो सबसे पहले आप समझ लो कि ये आते कैसे थे। देखिए, ये है आपका यहाँ यूरोप, ठीक है, क्योंकि मेनली जितने भी कंपनी थे वो सब यूरोप के थे। यहाँ देख लो, आपका ये पुर्तगाल हो गया, ठीक है, ये फ्रांस हो गया, यहाँ आपका लंदन हो गया, मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो ये सब इस तरीके से यहाँ आते थे, ठीक है, यहाँ इस तरीके से आते थे। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, जो कोई व्यापारी आया था वो आया था आपका कौन? वास्को डी गामा। वो कब आया था? तो 1498 में आया था। सब चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा, डोंट वरी, बस आप सुनते रहो। तो 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा आया, जो कि पुर्तगाल का व्यापारी था, और उसने खोज किया भारत का। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। उसी तरीके से आप देख लो, अमेरिका का है, ये आपका यूएसए वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो यूएसए, मतलब ये वाला यूएसए वाला पार्ट है, और ये अलास्का भी यूएसए वाला पार्ट है। ठीक है, ये तो आपका कनाडा हो गया। तो और वास्को डी गामा क्या करता है, इधर जाते हैं। ठीक है, ऐसे इन लोग को एग्जैक्टली पता नहीं था कि उनको जाना कहाँ है। ठीक है, वो किधर भी जाते थे, जिनको जो देश मिल गया माना जाता था कि उनका वो खोज कर दिया था। 1492 में, ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में भारत का खोज किया, और 1492 में आपका जो संत कोलंबस है उन्होंने अमेरिका का खोज किया। तो 2 पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, आप चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि आप ये यहाँ से आएंगे। आज पहला दिन है इसलिए इतना समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इधर से यहाँ आते थे। देखिए, तो कंपनी कौन सा कंपनी है जो आते हैं। देखिए, कंपनी का आपका पहला क्वेश्चन पूछना जाता है कि कंपनी का डेट
के साथ साथ बताइए कि कौन सा कंपनी आपको पूछा जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सर आइए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो देखो इसके आप कैसे याद रखोगे, पी डी, ठीक है, ई, उसके बाद एफ, ठीक है, और उसके बाद एस। तो पी डी ई डी वी यहाँ कर लेना, ठीक है। देखो तो पहले आया पुर्तगाल, उसके बाद आया आपका डच, उसके बाद आया आपका इंग्लिश, उसके बाद आया आपका डेनिश, उसके बाद आया आपका फ्रांसीसी, और लास्ट में आता है आपका स्वीडिश। फिर से बताता हूँ, P4 पुर्तगाल, D4 डच, E4 इंग्लिश, D4 डेनिश, F4 फ्रांसीसी और S4 स्वीडिश। तो आपको याद रखना है PD ED FS, ठीक है। बट हमें जो पढ़ना है बेसिकली, हमें पुर्तगाल के बारे में, डेनिश के बारे, डच के बारे में, इंग्लिश के बारे में और फ्रांसीसी, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। अब हम लोग आपको पूरा समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो कंपनी कोई आता है वो है आपका पुर्तगाली आता है। कौन आता है, वास्को डी गामा आता है एज ए व्यापारी बन के। तो पहला कोई अगर कंपनी कोई आता है, ठीक है, तो वो है आपका पुर्तगाली आता है। उसके बाद कौन आते हैं, डच आते हैं। तो कंपनियों के आगमन का क्रम है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रेंचीज आते हैं। तो ये कब आते हैं, वास्को डी गामा 1498 में आते हैं, ठीक है। और याद रखना पहला बार जो वास्को डी गामा आते हैं 1498 में आते हैं, ठीक है। और दूसरी बार कब आते हैं, तो याद रखना 1502 में आते हैं, ठीक है। ये दूसरी बार का मैं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। डच कब आते हैं, तो 1595 में आते हैं। और अंग्रेज कब आते हैं, तो 1600 में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच कब आते हैं, तो 1664। ये डेट याद रखना है आपको, ठीक है। ये तो था आने का क्रम, ठीक है। अब वो क्या है कि कंपनी कैसे स्थापना करते हैं, तो याद रखिएगा जो कंपनी का स्थापना कब कब हुआ, तो पुर्तगाल 1498 में आते हैं और उसी ईयर ये अपना कंपनी स्थापना करते हैं, ठीक है। और पहला कंपनी जो ये अपना बनाते हैं, ठीक है, वो कहाँ बनाते हैं, तो याद रखिएगा कोचीन में, कोचीन में बनाते हैं, ठीक है। अब कोचीन में क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो केरला के कोचीन तट पे आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप बस अभी समझते हुए चलिए, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछा गया सब बता दूंगा मैं। तो कोचीन में आते हैं। तो पहला जो फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ, 1498। पहला फैक्ट्री कहाँ लगा, कोचीन केरला में लगा। और दूसरा फैक्ट्री कब लगा, तो ये है आपका, एक नोटबुक जरूर लेके बैठा कीजिए ताकि जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मेरे दिमाग में जो जो आता है वो मैं बोलते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो 1505 में, तो पहला 1503 में, दूसरा 1505 में, ठीक है। ये कहा, तो एक कन्नौर में, ठीक है, कन्नौर में बनाया गया, CANNUR, कन्नौर में बनाया गया। और ये कब बनाएगा, 1505 में। तो पहला कोचीन में, ठीक है, दूसरा कन्नौर में 1505 1503। उसके बाद याद रखना आते तो है डच पहले, पर जो कंपनी लगाया जाता है दूसरा में, वो लगाया जाता है 1600 में, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अब यहाँ देखो ये चीज देखो, आए थे डच सेकेंड में, ठीक है, पर कंपनी किसके द्वारा लगाया गया सब सेकेंड में, तो 1600 में अंग्रेजों के द्वारा। पहला इन्होंने कहाँ लगाया, तो 1608 में इन्होंने सूरत में लगाया। और दूसरा इन्होंने कहाँ लगाया, तो ये लगाया था आपका, सबको पता होगा, दूसरा जो इन्होंने लगाया था, ये लगाया था इन्होंने मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो पहला इन्होंने कहाँ लगाया, 1608 में मसूलीपट्टनम। और दूसरा इन्होंने कहाँ लगाया, 1611 में ये कंप्लीट हो जाता है मसूलीपट्टनम वाला, ठीक है। और सूरत वाला जो कंप्लीट होता है ये होता है आपका 1613 में, ठीक है। तो इसमें आप समझ के रखिएगा कि पहले कौन सा कंप्लीट हुआ। तो पहले लगाया कहाँ गया, तो सूरत में 1608 में। अगर पहला कंपनी बोले अंग्रेजों ने कहाँ लगाया था, सूरत में लगाया था 1608 में, ठीक है। पर पहला कंपनी जो कंप्लीट हुआ वो कौन सा हुआ, मसूलीपट्टनम में जो उन्होंने लगाया था वही जो है उनका सबसे पहले कंप्लीट हुआ, ठीक है। और सूरत वाला कब कंप्लीट हुआ, तो 1613 में। इसके बाद आपका आता है डच, ठीक है। डच जो कि आप ऊपर देखोगे 15 में ही आ गए थे ये, ठीक है, 1595 में ये आए थे, ठीक है। पर इन जो कंपनी जो लगाते हैं अपना स्थापना जो होता है कंपनी का, वो होता है 1602 में। और ये जो पहला लगाते हैं अपना, ठीक है, पहला, अब डच जो लगाते हैं, पहला जो लगाते हैं वो लगाते हैं अपना मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। डच का बस इतना याद रखना। उसके बाद फ्रांसीसी का याद रखिएगा, फ्रांसीसी 1664 में अपना कंपनी का स्थापना करते हैं। और जो पहला फैक्ट्री जो लगाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ लगाया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी और इंग्लिश इन्होंने एग्जैक्टली सेम जगह लगाया था। पहला फैक्ट्री उन्होंने जो लगाया था 1668 में सूरत में लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा जो इन्होंने फैक्ट्री लगाया था, इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में लगाया था, ठीक है।
याद रखिएगा जो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाया है, और जो डेट बताया है, जिसका नहीं बताया उसका याद नहीं रखना है, जिसका मैंने डेट बताया उसका ही याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा भारत यहाँ, ठीक है। आपको मैंने अभी देखा वो कुछ इस तरीके से यहाँ आते थे, ठीक है। तो ये केरला वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। मैप को भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये केरला वाला आपका पार्ट हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ था सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, ठीक है। चीजें समझ में आ गया, राइट। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, प्रिंस हेनरी के बारे में, ठीक है। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर बोला जाता है। द नेविगेटर मतलब ये हमेशा नए, ठीक है, देशों को खोज में लगे रहते थे, इसलिए अपने जो देश का व्यापारी है उनको अलग अलग समुद्री रास्तों से ये भेजा करते थे। तो सिंपल आपको पूछा जाएगा कि द नेविगेटर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है प्रिंस हेनरी को। ये कहाँ के राजा थे, तो आपको याद रखना है पुर्तगाल के। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी, इनको द नेविगेटर बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में, बट उससे पहले मैं कुछ आप चीजें आपको समझा देता हूं जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट एक बार समझ लो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना है सबको मैं कवर करूँ। वास्को डी गामा, क्योंकि ये पहला आदमी होता है जो भारत आता है, और इसके आने के बाद ही जितने भी यूरोपियन कंपनीज हैं वो आता है। देखिए जब ये आता है आपका सबसे पहले कि 1498 में आता है, ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा। और जब यहाँ से वो लेके जाता है क्या, स्पाइस, मतलब जब मसाले उसाले लेके जाता है, तो इसे इतना प्रॉफिट होता है, माना जाता है कि 60 टाइम्स, मतलब 1 रुपया का सामान वो 20 रुपया 60 रुपया में बेचता है, इतना इसको प्रॉफिट होता है। उसके बाद यूरोपियन कंपनीज आना शुरू हो जाते हैं भारत में, ठीक है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला जब ये आया था कौन से ईयर में, 1498 में आया था। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जब ये आया था, ठीक है, तो आपको पता है कैलीकट, ठीक है, कैलीकट पे आया था, तो वहां के राजा थे जिनका नाम है किंग जमोरिन, ठीक है, क्या नाम है उसका, किंग जमोरिन। तो पूछा जाएगा कि कौन सा राजा इनका स्वागत किया था जब वो कैलीकट के तट पे आए थे, तो आपको याद रखना है कौन, किंग जमोरिन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किसने डिस्कवर किया है सी रूट, सी वाला जो रूट है, सी वाला जो रूट है भारत का, सी रूट किसने डिस्कवर किया, सी रूट ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे वास्को डी गामा। पहला कब आए थे, तो 1498 में आए थे। दूसरी बार कब आए थे, तो 1502 में आए थे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, 1502 में आए थे। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है कि जब ये आए थे, ठीक है, तो एक गाइड इनको हेल्प किया था भारत में, ठीक है, वो गाइड कौन था, तो अब्दुल माजिद, ठीक है, अब्दुल माजिद, ठीक है। तो 1498 में पहली बार आए, दूसरी बार 1502 में आए। जब ये पहली बार गए तो इनको इतना प्रॉफिट हुआ कि वहां का राजा, ठीक है, वहां का जो किंग होता है पुर्तगाल में, अब क्या करेंगे, व्यापारी नहीं, अब वो वहां से क्या करेंगे, अपना गवर्नर भी भेजने लगेंगे, ठीक है, जो ऑफिशियली तौर पे अब भारत में रहेंगे, ठीक है। और अब्दुल मजीद के बारे में याद रखिएगा, किंग जमोरिन के बारे में याद रखिएगा, और याद रखिएगा सी रूट जो है भारत का किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2-3 चीज मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं कि अमेरिका का अगर बोला कि अमेरिका का खोज किसने किया, तो बोलोगे कोलंबस, ठीक है, कोलंबस ने किया। वहीं अगर आपको पूछे कि भारत का मतलब इंडिया का किसने किया, तो आप बोलोगे वास्को डी गामा। और अगर आपको पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का किसने किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहां लिख देता हूं, ऑस्ट्रेलिया का किसने किया, तो क्या लिखोगे, ये आप लिख लो, ठीक है, ये होता है आपका कैप्टन कुक, ठीक है, कैप्टन कुक, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इतना चीज याद रखोगे। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगाल के बारे में, क्योंकि पहला कंपनी यही था। देखिए तो पुर्तगाल के जो पहला गवर्नर भारत में आता है, मैंने क्या बताया, इतना प्रॉफिट हुआ कि वहां का राजा क्या भेजेगा, आप गवर्नर भेजेगा। तो जो सबसे पहला, ठीक है, जो सबसे पहला वाइसराय, ठीक है, जो वाइसराय आता है पुर्तगाल का, ठीक है, वो होता है आपका कौन, अल्मीडा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पहला प्रथम वाइसराय जो पुर्तगाल की तरफ से भारत में आया था वो कौन था, आपका अल्मीडा। इसका टाइम पीरियड गया था तो 1505 से आपका 09, ठीक है। प्रथम वाइसराय या गवर्नर कुछ भी बोल लो, बट याद रखना पहला कौन था, तो ये था आपका अल्मीडा। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, यहां ब्लू देख रहे हो, ब्लू वाटर पॉलिसी,
ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखिएगा ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो अल्मीडा के द्वारा ही चलाया गया था। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? देखिए इनका मतलब ये चाहते थे कि जो हिंद महासागर है पूरा पे पूरा कब्जा पुर्तगालियों का हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए क्या कहा था? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है? अल्मीडा से रिलेटेड है, ठीक है। पहला गवर्नर कौन था पुर्तगाल का जो भारत आया था? तो अल्मीडा था, ठीक है। इतना चीज आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद जो मेन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये है अल्बुकर। माना जाता है कि जो सबसे रियल फाउंडर, अगर जो सच्चा संस्थापक है, ठीक है, पुर्तगालियों का भारत में, तो वो कौन है? आपका अल्बुकर, ठीक है। ये बहुत सारे मतलब जगहों को ये जीतता है। तो याद रखिएगा इनका जो टाइम पीरियड सबसे पहले 1509 में आते हैं और 1515 तक रहते हैं, ठीक है। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो कोचीन को बनाया था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और ये क्या करते हैं? 1510 में 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 1510 में ये गोवा को जीत लेते हैं, ठीक है। गोवा को जीत लेते हैं, ठीक है। किससे जीतते हैं? तो आदिल शाह से जीतते हैं, ठीक है। ये आप याद रखोगे 1510 में आदिल शाह से जीतते हैं। और इन्होंने विवाह की नीति भी चलाई थी। याद रखा विवाह की नीति किसने चलाई थी? तो अल्बुकर्क ने, बहुत ही दिमाग वाला आदमी, ठीक है। ये क्या करता था? भारतीयों से पुर्तगालियों को शादी करा दिया करता था, ठीक है। इससे 3 चीज होती थी, इसलिए इनको 3G पॉलिसी। पहला तो जो धन है, ठीक है, भारत में अब उससे शादी कर लिया तो वो वाला एरिया भी इनके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड मिल जाता था, ठीक है। उसके बाद अब शादी कर ली, ईसाई है तो चाहते थे कि और ईसाई और बढ़े, ठीक है। तो गॉड, ठीक है, मतलब पहले तो धन मिल गया, उसके बाद मतलब क्रिश्चियनिटी को भी फैला रहे, और ग्लोरी मतलब चारों तरफ, ठीक है, इनका ग्लोरी जो है बढ़ता जा रहा था। तो 3G पॉलिसी इन्होंने चलाया था। ये चीज आपको यहां से आपको क्या क्या याद रखना है? पहला, ये रियल संस्थापक इनको बोला जाता है। दूसरा, इन्होंने कोचीन को राजधानी बनाया था। तीसरा, इन्होंने 1510 में, सुपर इंपोर्टेंट, 1510 में इन्होंने आदिल शाह से गोवा को जीता था। और विवाह नीति भी जो है इन्होंने चलाया था, ठीक है। इतना याद रखोगे। तो 1510 में यहाँ लिखा हुआ है, आपको देख सकते हो कि 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर आदिल शाह से छीन जो भी है वो ये। और अब याद रखना, जब ये जो आपका पुर्तगाली है 1510 में जो कब्जा करते हैं गोवा पे, और याद रखना ये भारत सरकार कब अंदर लेता है? तो याद रखना ये 1961 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1961 में, ठीक है, ये भारत गवर्नमेंट के अंदर आता है। मतलब 19 आज़ादी के कई साल बाद ये भारत में मिलता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1961 में जब भारत के अंदर गोवा को मिलाया जाता है, तब जो यहाँ के गवर्नर था, मतलब पुर्तगालियों का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा मैनुएल एंटोनियो, ठीक है, मैनुएल एंटोनियो, ठीक है। तो यहां से आप इतना चीज याद रखोगे। अब जो नेक्स्ट इनका जो आता है, जिसके बारे में आपको पढ़ के रखना है, वो आता है आपका कौन? नेक्स्ट गवर्नर, वो है नीनो दी कुन्ना, ठीक है। इनसे क्या क्या पूछा जाता है? इन्होंने गोवा को राजधानी, जहां की जो अल्बुकर्क था उसने किसको राजधानी बनाया था? उसने बनाया था आपको किसको? तो उसने बनाया था आपका कोचीन को। तो अब जो निन्नू द कोन्ना है ये किसको बनाते हैं? ये बना लेते हैं गोवा को, क्योंकि गोवा अब इनके अंदर आ गया था, क्योंकि ये जो अल्बुकर्क था उन्होंने जीत के दे दिया था, ठीक है। तो इन्होंने गोवा को राजधानी के रूप में बनाया, ठीक है। ये बस आपको इतना याद रखना है, प्लस आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि दमन एंड दीव 1535 1559 में, ठीक है, ये क्या करते हैं? इन दोनों पे भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। इतना चीज याद रखना है। अब याद रखना कि पुर्तगालियों द्वारा क्या क्या लाया गया था भारत में, ठीक है। तो याद रखना प्रिंटिंग प्रेस जो आप देखते हो, ठीक है, ये भी इनके द्वारा लाया गया था, ठीक है। मतलब प्रिंटिंग प्रेस का जो शुरुआत है भारत में इनके द्वारा किया था। इवन तंबाकू जो खाते हो, ठीक है, ये भी माना जाता है कि इनके द्वारा ही भारत में लाया गया था। फिर से अनारस हो गया, ठीक है, फिर से शुगर कैन हो गया, मतलब ईख जो हो गया। तो ये सब याद रखना, पपीता याद रखना, शुगर कैन याद रखना, अनारस याद रखना, तंबाकू याद रखना, और प्रिंटिंग प्रेस भी आप याद रखना, ठीक है। ये सब जो है पुर्तगालियों के माध्यम से ही भारत में शुरू किया गया, ठीक है। इसके बाद डच आता है। डच के बारे में मैं इससे आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना याद रखना कि जो डच का, देखिए, जो अब आपने चीज समझा कि बहुत सारे कंपनियां आई और ये सब कंपनियों को धीरे धीरे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो ब्रिटेन से आई थी, वो क्या करेगी? सबको धीरे धीरे हटाते जाएगी भारत से। किसी को युद्ध से हटाते जाएगी, किसी से शादी करके हटा दिया गया। तो देखिए किस तरीके से। तो पहला जो ये हटाता है वो हटाता है आपको डच को।
ये डच से सबसे इंपॉर्टेंट बस पॉइंट यही है कि 1759 में एक वार होता है जिसको बोलता है बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, बेदरा। इसमें क्या करता है, डच को पूरी तरीके से जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हरा देता है, ठीक है। तो एक तरफ होता है आपका डच, ठीक है, दूसरी तरफ होता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो याद रखना 1759 में आपको ये डच को हरा देती है और 1760 में पूरी तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो हरा देती है फ्रांस को। बस ये दो युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध है जिसके बाद पूरी तरीके से ब्रिटिश का और ब्रिटिश कंपनी का क्या होता है, एक वर्चस्व लहरा जाता है भारत में, ठीक है। यहाँ से डच में आपको बस इतना याद रखना है कि डच जो था भारत में किसके नेतृत्व में आए थे, तो कर्नल हाउटमैन, ठीक है, कर्नल हाउटमैन के, ठीक है। और भारत में अगर इनका मेनली किस चीज का ये व्यापार करते थे, तो वस्त्र का, ठीक है, याद रखना। मेनली सब लोग क्या करते थे, यहाँ से मसाले ले जाते थे, ठीक है, जितने भी, पर ये जो थे ये वस्त्र ले जाते थे क्योंकि ये जो मसाला था वो इंडोनेशिया से। बस 3 पॉइंट आपको याद रखना, पहला किसके नेतृत्व में वो भारत में आए थे, तो कर्नल हाउटमैन में, ठीक है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1759 में इनका वार होता है ब्रिटिश इंडिया के साथ, ठीक है, और वो इनको हरा देते हैं, ठीक है। ये बस आप याद रखना, और वस्त्र का व्यापार ये करते हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ बेदरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है 1759 में, ठीक है। बेदरा वर्ग युद्ध बंगाल, इससे डच का पराजय हुआ और अंग्रेजों ने उसे वापस भेज दिया, ठीक है। बस जो मैंने समझाया ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आप समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, राइट। 2-3 पॉइंट आप और याद रख लो क्योंकि हमने पुर्तगाल और ये दोनों पढ़ लिया है, ठीक है। याद रखना एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया कि हुगली, ठीक है, वेस्ट बंगाल हुगली, ठीक है, कि हुगली को किसने बेस बनाया था, ठीक है, लूटने के लिए बे ऑफ बंगाल में, तो ये है पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने हुगली को बेस बनाया था और ये क्या करते थे, लूटपाट करते थे, कहाँ, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज और पूछा गया है क्वेश्चन में कि पहला ऐसा कौन सा कंपनी था जो जॉइंट स्टॉक, ठीक है, डच वेर द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, ऐसी तरीके से लिखा होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कौन सा ऐसा कंपनी था जो कि डच वेर द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी था, तो आपको याद रखना है डच। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, बाकी सब लिखा रहेगा, कि कौन सा ऐसा कंपनी था जो आपका क्या था, आपका वो पब्लिक था, मतलब पब्लिक कंपनी था वो। चलिए इसको हम लोग आगे में कवर कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो इसी में खत्म कर देंगे हम लोग। पहला याद रखना कि हुगली को बेस किसने बनाया था, लूटपाट के लिए बे ऑफ बंगाल में, तो पुर्तगालियों ने। जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन थी जो भारत में थी, तो वो था आपका डच। इतना याद रखोगे। एक चीज और याद रखना कि पुर्तगाइज को किसने, ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि पुर्तगाल हम लोग ने कवर कर लिया, यहां बता देता हूं, ग्यासुद्दीन मोहम्मद शाह, इनका नाम याद रखना, ठीक है, ग्यासुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। तो ग्यासुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, इन्होंने पुर्तगालियों को परमिशन दिया था फैक्ट्री कहां खोलने के लिए, तो याद रखना सटगांव एंड चटगांव। देखिए सिंपल आपको लिख लेना है नोट में, ठीक है, आप जहां भी नोट एक्स्ट्रा एक जरूर बना, पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा बट नोट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ग्यासुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, ये एक राजा थे, मुगल राजा था, इन्होंने अलाउ किया था पुर्तगालियों को, ठीक है, सटगांव और चटगांव में क्या फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप याद रखोगे दोनों, ठीक है, ज्वाइंट स्टैक में याद रखोगे। चलो अब देखो, आपने पढ़ लिया पुर्तगालियों के बारे में, उसके बाद आपने पढ़ लिया डच के बारे में, और तीसरा कौन आया था, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लाए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। देखो सब चीज लिखा हुआ है बट उससे पहले मैं कुछ चीज समझा देता हूं। देखो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली नाम तो इंग्लिश इंडिया कंपनी बाद में पड़ता है, पर जो वो कंपनी जो फॉर्मेशन होता है वो होता है दिसंबर 1600 में। किसके द्वारा होता है, तो एलिजाबेथ के द्वारा होता है, जो कि महारानी थी 1600 में, कहाँ की, ब्रिटेन की, ठीक है, याद रखिए। जब ये कंपनी फॉर्म होता है
1600 में, तो उस समय भारत में किसका रूल चल रहा होता है? आपका अकबर का। ये चीज़ आपको आराम से पता होगा। बोलो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से याद करना है। बाबर का टाइम पीरियड क्या है आपका? 1526 से 1530, ठीक है। उसके बाद हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है आपका? 1530 से 1556, ठीक है। उसके बाद बाबर, हुमायूं, उसके बाद कौन आता है? अकबर। अकबर का टाइम पीरियड कितना है? 1556 से 1605, और इसके बाद आता है आपका जहांगीर 1605 से 1627, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो कि अभी जब ये 1600 में जब ये फॉर्म होता है तो उस समय किसका राज्य चल रहा था? तो अकबर का। तो जब कंपनी फॉर्म होता है जो एलिजाबेथ के द्वारा किया जाता है ब्रिटेन में, तो उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो याद रखिएगा अकबर का चल रहा था। 1603 में क्या होता है? एलिजाबेथ मर जाती है, ठीक है, और राजा बन जाता है जेम्स वन ब्रिटेन का, ठीक है। और जेम्स वन, और ये जेम्स वन किसको भेजता है? ये भेजता है आपको कैप्टन हॉकिंस को दूत के रूप में, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस याद रखना, ठीक है। इनको बाद में खान की उपाधि भी दिया जाता है, ठीक है। याद रखना खान की उपाधि किनको दिया गया था? मुगलों द्वारा। तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि भी दिया गया था, खान की उपाधि, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस क्या करते हैं कि 1608 में, ठीक है, ये कहाँ आते हैं आपका? ये आते हैं आपके भारत। बट ये जब आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि अभी राज्य किसका चल रहा है? अकबर का, और उनका ही नाम पे वो लेटर लेके आते हैं जेम्स प्रथम से, ठीक है। पर वो जब आते हैं तो यहाँ कौन आता है? 1605 तक कौन हो गया होता है? आप देख लो 1556 से 1605 तक ही अकबर आता है। 1605 में वो मर जाता है। उसके बाद कौन आता है? जहांगीर। तो जब ये आते हैं तो किसके दरबार में आते हैं? अकबर के दरबार में। पर तब राजा कौन होता है आपका? जहांगीर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1608 में कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस आता है। किसके दरबार में आता है? तो जहांगीर के दरबार में आता है। पर वो जो पत्र लेके आता है वो किसके नाम पे लेके आता है? अकबर के नाम पे लेके आता है, ठीक है। इसके बाद एक और याद रखोगे, एक और आते हैं 1615 में। कौन आते हैं? आप आते हैं आपके थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो। और ये भी किनके दरबार में आते हैं? तो ये भी आपके जहांगीर के दरबार में ही आते हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो, ठीक है। ये 1608 में आए और ये 1615 में आए। ये सब कौन थे? तो ये सब दूत थे, ठीक है, जो राजा भेजा करते थे। समझ में आया इतना? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यही चीज लिखा हुआ है कि यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक कंपनी का स्थापना की गई, ठीक है, जिसका मूल उद्देश्य क्या था? यहाँ डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, पूछा गया। जिसका मूल उद्देश्य पूर्वी भाग में जाकर व्यापार करना, ठीक है। जिस समय कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? याद रखना अकबर था, मैंने ऊपर समझाया। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ का डेथ हो जाता है, मैंने ऊपर बताया। मृत्यु के बाद वहां का राजा कौन बनता है? तो ब्रिटेन में जो शासक बनते हैं उनका नाम कौन था? तो जेम्स प्रथम बनते हैं। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस मुगल वंश के दरबार में पहुंचते हैं। उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है 1605 में, ठीक है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और सर थॉमस रो 1615 में पहुंचते हैं। याद रखना जो रेट से लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जब पहुंचते हैं तो इतना आपको घटना यहाँ तक पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री वैक्ट्री सब लगाया जाता है, जो आप समझ रहे हो। 1608 में सूरत में फैक्ट्री लग जाता है, ठीक है, और इनका जो जिस चीज के लिए इनको भेजा जाता है वो सफल हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट आप याद रखोगे, 1632 और 1617। 1632 में गोलकुंडा में इनको सुनहरा फरमान दे दिया जाता है। सुनहरा फरमान होता है मतलब बहुत ही कम पैसा में, ठीक है, ब्रिटिश वाले लोग को, जो भी ब्रिटिश इंडिया के, देखो सब कंपनी का ये सफाया करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले उन्होंने किनका कर दिया? डच का करे। कौन सा? डच को, बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है। उसके बाद आप आगे पढ़ोगे वो फ्रांसीसियों को भी हरा देंगे, और जो पुर्तगाली बसते हैं उनसे शादी कर दिया जाता है इनके ही एक प्रिंस का, ठीक है। अब आगे उसको देखते, देखो तो गोलकुंडा 1632 में गोलकुंडा में सुनहरा फरमान दे दिया जाता है। किनको? तो ब्रिटेन वाले लोग को दे दिया जाता है। और 1717 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। फरुख सियार एक राजा होता है जिसको घृणित कायर भी बोलते हैं। ऐसे भी आप एक चीज याद रखना, औरंगजेब का मरने के बाद जितने भी राजा आते हैं, ठीक है, सब मतलब ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं सब नालायक ही होते हैं और ना ही उतना पावरफुल होते हैं। कहाँ एक समय था अकबर का, ठीक है, और एक ऐसा समय आ जाएगा कि उनका राज्य जो होता है पूरा मुगल का सिर्फ एक दिल्ली के लाल किला तक सिमट के रह जाता है, ठीक है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो 2 फरमान याद रखना। 1632 में गोलकुंडा के राजा तो खैर उस समय कोई था ही नहीं, पूरा मुगल छोटे छोटे ये में बंटने लग गया था, ठीक है। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा सुनहरा फरमान
यहाँ के राजा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ब्रिटिशों को। 1717 में जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्रुख सियार दिया, याद रखना फर्रुख सियार क्या करता है आपको, जॉन सरमन को, ठीक है, जॉन सरमन को, ये जो जॉन सरमन क्या होता है आपका एक एम्बेसडर होता है, एक दूत होता है, ठीक है, ये भी दूत बन के आता है और एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि आपको फ्री है पूरा क्या करना, ट्रेड करना इंडिया में, और कहाँ कहाँ, तो 3000 रुपये में, ठीक है, 3000 रुपये में पर ईयर दे के आप पूरा बंगाल पे अपना ट्रेड कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी तरह आप 10,000 रुपये दे के पूरा सूरत दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो चीज़ जो कि बहुत ही बड़ा चीज़ होता है और एक बहुत ही बड़ा आगे जाके प्रॉब्लम भी बन जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से अब क्या करता है जो ब्रिटिश वाले थे, ठीक है, अब कब्जा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आगे चल के आप देखोगे कि फिर किस किस तरीके से वार होता है। ये दो चीज़ दिया जाता है, पहला तो आपको 3000 में बंगाल दे दिया जाता है, 10,000 में सूरत दे दिया जाता है, प्लस, ठीक है, ये भी बोल दिया जाता है कि आप अपना कॉइन भी चला सकते हो, ठीक है, बम्बई उम्बई जितना इलाका है वहाँ अपना कॉइन भी चला सकते हो। मेनली जो आपको याद रखना है 1717 में फर्रुख सियार ने क्या दिया था, सुनहरा फरमान जारी कर दिया था, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो यूरोपियन कंपनी का कौन सा आदेश मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा फर्रुख सियार का आदेश, ठीक है। यहाँ से मेन पॉइंट था आपको फर्रुख सियार वाला याद रखना, एक एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और अपना कब्जा करती है, ठीक है। अब याद रखना कि 16, जैसा कि मैंने बताया 2-3 पहले तो डच को हराया, अब ये क्या करेंगे याद रखना 1661 में क्या होता है, ठीक है, विवाह होता है किसके बीच में, तो चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन के राजकुमार थे और कैथरीन जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी। अब देखो इनसे इन्होंने क्या कर लिया, विवाह संबंध कर लिया। तो डच को तो वो पहले ही हरा चुके, पुर्तगाल को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि 1668 में, ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब इनका शादी होता है, कैथरीन जो पुर्तगाल की राजकुमारी होती है और चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन का राजकुमार होता है, तो क्या होता है जो पुर्तगाल के पास जो बॉम्बे होता है, ठीक है, याद रखना डाउरी में दे दिया जाता है, ठीक है। बॉम्बे जो पुर्तगाल के कब्जा में होता है, याद रखिएगा वो एज ए डाउरी, डाउरी मतलब होता है आपका जो बिहार में देते हैं दहेज, ठीक है, दहेज के रूप में क्या हो जाता है बॉम्बे, याद रखना ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, बॉम्बे जो कि किसके पास होता है, पुर्तगालियों के कब्जा में होता है, वो किनको दे दिया जाता है, वो दे दिया जाता है आपको ब्रिटिश को, ठीक है, ब्रिटिश को दिया जाता है, मतलब एग्जैक्टली ब्रिटिश को नहीं दिया जाता, ये तो दिया जाता है किसको, चार्ल्स द्वितीय मतलब वहां के राजा को दे दिया जाता है, ठीक है। पर राजा इसको क्या करता है आपको 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक, मतलब 10 पाउंड वार्षिक के किराए पर कंपनी को दे दिया जाता है बम्बई। तो याद रखना 1661 में किसका शादी हुआ, चार्ल्स द्वितीय का जो कि ब्रिटेन का राजकुमार था, और कैथरीन जो कि राजकुमारी थी पुर्तगाल की, इन दोनों का शादी होता है। तो पुर्तगाल वाले जो है, ठीक है, दहेज में किनको दे देते हैं, तो हमारे ही देश में मतलब देख लो दहेज दिया जा रहा है, ठीक है, उनका जमीन भी नहीं है वो, ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है बॉम्बे को किसको दे दिया जाता है आपको, ब्रिटेन को दे दिया जाता है। और ब्रिटेन क्या करती है, क्योंकि तब शासन में कौन था, ठीक है, ब्रिटेन में कौन, मतलब भारत में कौन शासन कर रहा था, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को यही वाला जो बॉम्बे था 10 पाउंड में दे दिया जाता है आपको ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, ठीक है, किनके द्वारा, तो आपके वहां के राजा के द्वारा, कहाँ के राजा, ब्रिटेन के राजा के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया, यहाँ सब चीज लिखा हुआ है, 10 पाउंड में किराए पर कंपनी को बम्बई दे दिया जाता है, ठीक है। अब एक घटना याद रखना 1688 में, ठीक है, 1668 होगा ये, या 1668 नहीं होगा, 1668 होगा, ठीक है। देखिए अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर डेट अगर आपको याद है ना, जैसे कि देखिए मैंने क्या बताया 1605 से 1627 और लास्ट में 1607 तक होता है। चलिए अब यहाँ आपको एक पॉइंट याद रखना है 1660, 1688, 1668 का। यहाँ ही आपको क्या याद रखना है कि एक औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड, ये दो आपको याद रखना, ये पूछा गया है, ठीक है, कि औरंगजेब का किसके साथ, ठीक है, वार हुआ था, और जिसमें क्या होता है कि जो औरंगजेब जो होता है वो हरा देता है सर जॉन चाइल्ड को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि 1616 में औरंगजेब का सामना होता है सर जॉन चाइल्ड के साथ, ठीक है। एक संघर्ष हुआ, इसमें सर जॉन चाइल्ड पराजित हो जाते हैं
और उन्हें भागने पर विवश कर दिया जाता है। एग्जैक्टली ये पूरा भागते भी नहीं है, ठीक है। जब इनको हरा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, तो ये क्या करते हैं, एक संधि कर लेते हैं और फिर ऐसा होता है कि इनको भारत में रहने का इजाजत दे दिया जाता है। बस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि औरंगजेब और किसका संघर्ष हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए सर जॉन साइल के साथ हुआ, ठीक है। अभी टॉपिक पे फिर वापस आते हैं, ठीक है। अब याद देखो कि 3 तरीके का, एक चीज आपने पढ़ा होगा, देखिए ये आप आगे भी पढ़ोगे, ये हो गया आपका भारत वाला पार्ट, ठीक है। ये जो है आपका मुंबई प्रेसिडेंसी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका मद्रास प्रेसिडेंसी इधर, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी। और यहाँ हो गया आपका कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ठीक है। कलकत्ता मतलब 3 भागों में, ठीक है। ब्रिटेन ने अपने आप को 3 प्रेसिडेंसी बनाया था, एक मुंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है, दूसरा आपका मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा आपका कोलकाता प्रेसिडेंसी। और तीनों पे क्या करता है, ये क्या बनाते हैं, अपना फोर्ट बनाते हैं, मतलब किला बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा किला कहाँ बना था, तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम किला कहाँ बना था, तो ये कोलकाता में बना था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है संत जॉर्ज जो किला था ये कहाँ बना था, JEORG, संत जॉर्ज किला कहाँ बना था, तो आपका मद्रास में बना था। और आपको याद रखना है कि जो फोर्ट लुइस, ठीक है, फोर्ट लुइस जो कहाँ था, तो ये आपका बना था आपका पुडुचेरी में, मुंबई वाला पार्ट में, ठीक है। ये 3 याद रखना, फोर्ट विलियम कलकत्ता, संत जॉर्ज फोर्ट आपका मद्रास और आपका फोर्ट लुई आपका पुडुचेरी, ठीक है। कहाँ, पुडुचेरी में बना था फोर्ट लुई, ठीक है। चलो यही चीज यहाँ आपको लिखा गया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी प्रथम प्रेसिडेंसी था, ठीक है, जिसका हेड किसको बनाया गया था, तो आयर को बनाया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा आयर, ये आगे भी इनका नाम सुनोगे आप, ठीक है, आयर को बनाया गया था। उसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज मैंने बताया ये कहाँ था, तो मद्रास में था, जैसे कि मैंने बताया। विलियम कहाँ था, तो आपका कोलकाता में था। और जो फोर्ट लुई था ये कहाँ था, आपका पुडुचेरी में था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो उन्होंने क्या कर लिया, पुर्तगालियों से शादी कर लिया, डच को उन्होंने हरा दिया। अब बचा तो बचा कौन, तो बच गया आप फ्रांस, ठीक है। अब देखो फ्रांस के साथ ये क्या करेंगे, पहले फ्रांस से कुछ देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक पूछा गया। पहला क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये पहला ऐसे था, ठीक है, कंपनी जो पब्लिक अंडरटेकिंग था। बाकी आप जितना भी आप देख रहे हो कंपनी, वो सब प्राइवेट कंपनी था, ठीक है, जितना भी प्राइवेट कंपनी था, ठीक है, जितने भी थे सब प्राइवेट थे या किसी के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, मतलब किसी राजा के तरफ से वो कंपनी आते थे। बट ये पहला था ऐसा जो पूरी तरीके से एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था। तो याद रखिएगा पहला कंपनी जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर था ये, ठीक है। बाकी जो भी थे वो इधर किसी राजा के थ्रू आते थे या प्राइवेट कंपनी थे। तो पूछा जाए पहला क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन था, तो ये था आपका फ्रांस। इसी तरीके से बनाए थे स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया रिलेटेड अगर कोई कंपनी बोले तो कौन था, आपका डच था। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसके कौन सा राजा था, ठीक है, जिसके अंदर आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ 1664 में इनका क्या हुआ था, कंपनी फॉर्म हुआ। पहला इन्होंने कंपनी सूरत में 1668 में लगाया था, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। दूसरा कंपनी कहाँ लगाया था, तो मसूलीपट्टनम में। तो किसके समय में ये कंपनी फॉर्म हुआ था, तो याद रखना लुइस 14, ठीक है। तो याद रखना जो किंग लुइस 14 है, ठीक है, वो कहाँ के राजा थे, तो फ्रांस के राजा थे। किंग लुइस 14 के समय ही फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। तो लुइस 14वां इसको बोल सकते हैं आप, अगर रोमन नंबर में इस तरीके से लेके, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और तो राजा तो ये था, पर किसके अंडर, किसके नेतृत्व में ये फॉर्म हुआ था, तो याद रखना कोलबर्ट के अंदर। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मेशन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो लुइस 14 किंग के समय में, ठीक है। और किसके अंडर में ये सब चीज हुआ था, नेतृत्व किसका था ये पूरा फॉर्म करने में, तो आपको याद रखना मिनिस्टर कोलबर्ट, ठीक है, मिनिस्टर कोलबर्ट। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, तो आपको याद रखना है पुडुचेरी, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा पॉइंट में बताऊंगा जो नहीं होगा पीडीएफ में, क्योंकि वो पढ़ाते समय कुछ बहुत सारी चीजें याद आती है, ठीक है, तो मेक श्योर उसको भी आप लिख लोगे, ठीक है, समझ में आया। तो पुडुचेरी में पहला फैक्ट्री मैंने बता दिया सूरत में, दूसरा फैक्ट्री 1668 में, दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1669 में किया गया था, ठीक है, ये समझ में आएगा। इतना चीज आपको याद रखना है। एक आपको नाम याद रखना है फ्रांसीसी गवर्नर का, जिनका नाम था डुप्ले, ठीक, इनसे क्वेश्चन पूछा। देखो जो सब्सिडरी एलायंस, ठीक है,
सहायक संधि जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस, सबसे पहले सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बहुत बार पूछा गया, तो याद रखना डुप्ले के द्वारा, ठीक है, ठीक है। ऐसे आप आगे पढ़ोगे कि सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। बट सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यस सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आपको याद रखना है फ्रेंच, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि फ्रेंच से आपको इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो आपको याद और क्या क्या रखना है, यहां से देखिए एक बार पीछे देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, यूरोपियन कंपनी का आगमन आपने समझ लिया। देखिए दो कंपनी के बारे में बस आपको सिर्फ डेट याद रखना है। डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क कब आया था, तो 1616 में आया था, ठीक है। भारत आया था, पहला फैक्ट्री आपको कहाँ लगाया था, तो तमिलनाडु में लगाया था, ठीक है। बस इतना याद रखो। और लास्ट में अगर कोई कंपनी आया था तो याद रखना स्वीडिश कंपनी आया था। ये चीज मैंने आपको शुरू में भी बताया। अब देखो फ्रांसीसियो का बात करते हैं, क्योंकि मैंने अभी हम उनके बारे में पढ़ा। 1664 में फ्रांसीसियो कंपनी की स्थापना की गई लुइस 14 के काल में, मैंने आपको बता दिया। पहला कंपनी उन्होंने कहाँ लगाया, तो सूरत में लगाया। दूसरा कंपनी इन्होंने कहाँ लगाया 1669 में, तो मसूलीपट्टनम में लगाया। और इसी सीक्वेंस में पहले जो ब्रिटिश वाले थे, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो उन्होंने भी पहला सूरत में और दूसरा मसूलीपट्टनम में लगाया था। तीसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने पुडुचेरी और 1664 में चंद्रनगर, ठीक है, इस पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो 16 देखो इतना आपको याद नहीं रखना है, बट मैं एग्जैक्टली सब पढ़ा दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, क्योंकि दरोगा में इतना नहीं पूछा जाएगा। बट आप बीएसएससी दे रहे हो, मान लो आपका बीपीएससी दे रहे हो, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। आप बस उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और पीडीएफ तो आपके पास रहेगी। 1673 में क्या आता है, पुडुचेरी पे इन्होंने कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि 1674 में चंद्रनगर पे भी कब्जा कर लेते हैं, और आगे जाके जो आपका करिकाल और माहे पे भी इनका कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी भी एक तरीके से क्या कर रहे थे, ये बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, बढ़ते जा रहे थे। तो अब क्या होता है, 3 वार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नेटिक वार, ठीक है, कार्नेटिक वार। क्योंकि अब बच कौन गया था, फ्रांसीसी बच गए थे और इंग्लिश बच गए थे, तो इसको बोला जाता है कार्नेटिक। CAR लिखो या KARNATI, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान से समझ लो, मैं बता भी दूंगा क्या क्या पूछा जाता है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है कि पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, जो ये आपका कार्नेटिक वार हुआ था किसके बीच में हुआ था, तो आपका याद रखना फ्रांसीसियो और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो पहला कब हुआ था, तो याद रखना 2 साल चला था, 1746 से 1748, ठीक है। और ये शांत कैसे हुआ, दूसरा क्वेश्चन याद रखना एला सेपल की संधि से। आखिर ऐसा क्यों हुआ अगर पूछा जाए, तो ऑस्ट्रिया जो एक आपका यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, ऑस्ट्रिया, वहां का उत्तराधिकारी कौन होगा। देखो 2 कंपनी भारत का, ठीक है, जो बच गया था वो था आपका फ्रांसीसी और एक था इंग्लिश, ठीक है। यहां तो उनमें संघर्ष चल ही रहा था, बट भारत के जो मतलब वर्ल्ड का मतलब विश्व का जो दूसरा भाग था, वहां भी इनका क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, देश है, वहां भी ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, वहां कौन आगे निकलेंगे, ठीक है। तो वहां जो संघर्ष चल रहा था उसका जो बोला जाता है ना, उसका जो इफेक्ट है यहाँ भी देखा जाता है। तो कारण क्या है, तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके कारण ये हुआ था पहला कर्नाटिक युद्ध। शांत कैसे हुआ, तो एला सपल की संधि से। याद रखना कब हुआ, बस याद रखना जो लास्ट होगा 746 से 748 में हुआ पहला कर्नाटिक वार, ठीक है। कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया अधिकार का युद्ध, ठीक है, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। और समाप्त कब हुआ, तो 748, क्योंकि अंत ही इधर से हुआ। और कौन सा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एला सेपल की संधि से। इसमें क्या हुआ, तो पहला एक वार होता है, याद रखना सेंट थॉम का युद्ध होता है, ठीक है, सेंट थॉम का युद्ध होता है। तो याद रखना सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था, तो 748 में हुआ था। इसमें क्या हो जाता है कि मद्रास जो है, ठीक है, अंग्रेजों को दे दिया जाता है। आप देख रहे हो कि मद्रास वाला बहुत सारा पार्ट जो है, जो पुर्तगालियों के अंदर, फ्रांसीसियों के अंदर होता है, वो किनको दे दिया जाता है, अंग्रेजों को। अंग्रेज मतलब ब्रिटिश, ठीक है। और जो यूएस का जो कुछ पार्ट होता है वो किसको दे दिया जाता है, आपका फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शांत हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना, पहला कर्नाटिक वार 1746 से 1748। कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर अधिकार के लिए युद्ध हुआ। तो उसका शांत कैसे हुआ, तो एला सेपल की संधि से हुआ 748 में। क्या क्या हुआ, तो मद्रास ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मद्रास किसको ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। बट ये सब जो मैंने बताया पहले, ये सब पूछा गया। इसमें कौन सा युद्ध हुआ था ये आप याद रखना, क्योंकि इसका डेट आपको
चार दे देगा, फिर से अरेंज करने बोलेगा कि कौन पहले हुआ, ठीक है। तो सेंट थॉम का वॉर 1714। दूसरा क्या होता है, 5 साल चलता है कार्नेटिक वार। कार्नेटिक वार याद रखना, इसको कार्नेटिक वार बोलते हैं, कार्नेटिक युद्ध। दूसरा 1749 से 54, 5 साल चलता है। इसमें क्या होता है, ये भारत से रिलेटेड होता है। देखिए जो आपका हैदराबाद और कर्नाटका वाला जो पार्ट होता है, जब वहां मेन राजा जब मर जाता है, ठीक है, तो एक ऐसे पर्सन थे जिसको फ्रांस लोग सपोर्ट करते थे, एक ऐसे पर्सन थे जिसको ब्रिटिश लोग सपोर्ट करते थे। तो क्योंकि सब अपने अपने चहिता को सपोर्ट करते थे कि वो राजा बने, ठीक है। तो मेन जो सेकंड वाला का जो युद्ध का कारण था वो यही था कि हैदराबाद एवं कर्नाटका, ठीक है, कि उत्तराधिकारी के लिए दोनों में संघर्ष होता है। और ये कब शांत होता है, किस तरीके से, तो अगेन 1755 में पुडुचेरी की संधि से समाप्त होता है, ठीक है। इसमें कौन सा युद्ध होता है याद रखना, पहला में कौन सा होता है, तो सेंट थॉम का युद्ध होता है, और दूसरा में कौन सा होता है, तो अंबार का युद्ध होता है, द्वितीय कार्नाटिक युद्ध के समय। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाता है फ्रांसीसियों का। तीसरा 7 ईयर वार इसको बोला जाता है, 1756 से 1703, ठीक है। या आपको याद रखना, इसको 7 वर्षीय युद्ध बोला जाता है, ठीक है, 7 वर्षीय युद्ध बोला जाता है। ये किस तरीके से इसको शांत या मतलब संधि हुई थी, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछे कि तीसरा कार्नेटिक वार किस तरीके से शांत हुआ था, तो पेरिस की संधि से, ठीक है, क्योंकि पेरिस फ्रांस का जो राजधानी है, वहां इन दोनों का, ब्रिटिश का, ठीक है, मतलब अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का वार वहां चल रहा था 7 साल, ठीक है, वो भी आपको याद रखना। और उसका इम्पैक्ट भारत में देखने को तो शांत कैसे होता है, तो 1763 में पेरिस की संधि से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ जितना आपको स्पेशली ये वाला और ये वाला बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कि पहला किससे शांत हुआ सा और तीसरा वाला किससे शांत हुआ। अब यहाँ जो ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको समझाया था कि 1759 में, ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा से, बैटल ऑफ बेदरा होता है, ठीक है, जिससे डचों का सफाया कर दिया जाता है, ठीक है, ये चीज मैंने बताया। अब क्या होता है कि 1760 में, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक संघर्ष होता है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ वांदीवास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, जो एक सपना होता है फ्रांस का पूरी तरीके से धाराशाह हो जाता है, और जो ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, पूरी तरीके से इनको पराजित कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, जिसमें फ्रांस का पतन हो जाता है, याद रखिएगा, और फ्रांस का पैकअप हो जाता है। ऐसे भारत में रहते हैं, पर एक जो शासन का उनका जो ख्वाब होता है, वो पूरी तरीके से पैक करके इनको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे 2 इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें कौन कर रहे थे, तो आयरकूट कर रहे थे। ये आयरकूट आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और फ्रेंच की तरफ से काउंटी लॉली, याद रखिएगा। बैटल ऑफ बंदीवास 1760, ठीक है, 1759 में बैटल ऑफ बेदरा हुआ था, जिसमें उन्होंने किसको हराया था, डच को हराया था। बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ ताकि याद रहे। बैटल ऑफ बंदीवास 1760, जिनमें उन्होंने किनको हराया था, फ्रांस को हराया अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, सर आयरकूट, और फ्रेंच की तरफ से कौन थे, काउंटी लाली। इस तरीके से अब भारत में बच कौन गया बताओ, तो अब बच गया सिर्फ 1 and only कौन, अंग्रेज बच गए, ठीक है। तो इतना पूरा हिस्ट्री था कि आखिर आपको पढ़ना क्या था, ठीक है। इससे तो देखिए पूरी तरीके से मैंने मेहनत कर दिया, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब अच्छे से जो जो पॉइंट्स लिखा हो उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद वीडियोस आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि जिस तरीके से मैंने समझा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका कुछ इससे छूटेगा नहीं, इससे बाहर आपका कुछ जाएगा नहीं। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट, ठीक है, आप ज़रूर करें, मुझे खुशी होगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हर एक एग्जाम, देखो सिर्फ अगर मुझे दरोगा के लिए या BSSC के लिए पढ़ाना होता तो इसको बहुत कम समय में हम खत्म कर सकते थे, ठीक है, बट नहीं, करना है तो अच्छे से करना है। जय हिंद।